सो नाउ वी आर बैक विद द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आप लोगों ने अगर वीडियो के 3 लेक्चर सीरीज नहीं देखे हैं तो ये फोर्थ पार्ट देखने का आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आप पहले 3 पार्ट देखिए और वीडियो के लेक्चर सीरीज 4 आपको जब भी समझ में आएगा। अब हम पिछली क्लास के अंदर हमने बात ये करी थी कि किस तरीके से पूरे के पूरे मुगलों के टाइम पीरियड पर जो पूरे समाज में, सोसाइटी में 3 लोगों का एक अहम रोल होता था, कल्टीवेटर्स, विलेज हेडमैन और विलेज पंचायत। पंचायत में हमने देखा था कि एक गांव के अंदर डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, एक साथ मिलकर फैसला करते हैं और ऐसी सिचुएशन में विलेज का हेडमैन के पास बहुत प्रकार की पावर्स होती है, समाज से बाहर निकालने से लेकर पूरे समाज में और गांव में किस तरीके से वो काम करवा सकता है वगैरह वगैरह। लेकिन उसी के जस्ट थोड़ा सा एक पार्ट और आगे बढ़ता है, वो है विलेज के अंदर जाति पंचायत का होना। किसी एक गांव के अंदर अगर अलग अलग जातियां एक साथ रहती हैं तो हो सकता है कि गांव का विलेज पंचायत का जो हेड है, जिसे मुकद्दम कहा गया है, वो अपने कास्ट के लोगों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील यानी कि सिंपैथी भरा रहे। ऐसी सिचुएशन में हर एक जाति की अपनी एक जाति पंचायत होती है। इसमें बेसिकली ये कोशिश करी जाती है कि अपनी जाति के लोगों के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचना। तो राजस्थान के अंदर ऐसी बहुत सारी जाति पंचायत है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, बंगाल में है और हरियाणा पंजाब साइड में तो कॉमन इसे देखने को मिलता ही मिलता है। अभी जाति पंचायत में होता क्या दोस्तों, जाति पंचायत में ज़्यादातर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के इलाके में दिखा रखा है एनसीईआरटी में कि यहाँ पे जाति पंचायत बहुत ज़्यादा है। असल में वो करती क्या है दोस्तों, असल में वो करती हैं सिविल डिस्प्यूट को सॉल्व। जो भी उनके कास्ट मेंबरों के साथ, जैसे मान लीजिए कि एक कोई अहिर जाति का है और दूसरा क्या कहते हैं दूसरी कास्ट का है और ऐसे सिचुएशन में इन जातियों के बीच में क्लैश हो जाता है, तो उस सिविल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ये जाति पंचायत जो है काम करती है। एग्जाम्पल के लिए एक जाति का दूसरी जाति की लड़की के साथ शादी कर लेना, ये गांव के जैसे प्लेसेस पे एक अहम भूमिका निभाता है उस टाइम पीरियड में। तो ऐसे केसेस को हैंडल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। अगर वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो वेस्टर्न इंडिया के पार्ट में बहुत सारे लोअर कास्ट को ऐसी पिटीशंस फाइल करते हुए जाति पंचायत में दिखाया गया है कि उनसे पूरी तरीके से टैक्सेशन सिस्टम में ज़्यादा पैसे मांगे गए हैं और छोटी कास्ट के लोगों को काम करने के बावजूद उनको पैसे नहीं दिए गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, इसीलिए जाति पंचायत जो है पूरी तरीके से काम आती है। ठीक है। और गांव के अंदर जो विलेज के आर्टिशंस होते हैं, यानी कि कल्टीवेटर से छोटे लेवल पे भी लोग होते हैं। कल्टीवेटर तो वो होते हैं जो भाई काम कर रहे हैं खेतों का या किसी की खेतों में जाके काम कर रहे हैं, बट कुछ आर्टिशंस ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से खेती करते ही नहीं है, वो छोटे मोटे लेवल पे काम करते हैं, उसे विलेज आर्टिशंस कहा जाता है। अब विलेज आर्टिशंस मैं कह सकता हूँ रिलेशन ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द डिफरेंट प्रोडक्ट, जैसे कि मतलब इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, मराठी डॉक्यूमेंट से, विलेज के सर्वे से और ब्रिटिश के डॉक्यूमेंट से, कि 25% से भी ज़्यादा गांव के अंदर आर्टिशंस लोग रहा करते थे। अब ये आर्टिशंस कौन होते थे, ये पीजन के कंपैरिजन में थोड़े से अलग हैं। आर्टिशंस होते हैं विलेज में मटका बनाने वाले, लोहे का काम करने वाले, लकड़ का काम करने वाले, सोने का काम करने वाले, ऐसे जितने भी लोग हैं उन्हें विलेज आर्टिशंस कहा जाता है। होता क्या है दोस्तों, इन रिटर्न द विलेज पीपल गिव देम अ शेयर ऑफ द हार्वेस्ट ऑफ एन अलॉटमेंट ऑफ अ लैंड, परहैप्स कल्टीवेटर वेस्ट विच वाज लाइकली टू बी डिसाइडेड बाय द पंचायत। अब देखो गांव के अंदर इन लोगों के पास जमीनें नहीं है, पर गांव के लोगों के लिए कोई सोने का काम कर रहा है, कोई मटके बनाने का काम कर रहा है। ऐसे में गांव के लोगों का जब ये लोग काम कर रहे होते हैं तो गांव के सारे लोग अपनी फसल का कुछ हिस्सा इनको शेयर कर देते हैं और ये विलेज की पंचायत के द्वारा अलॉटेड होती है कि आपको इतने परसेंटेज इस व्यक्ति को, इस कुम्हार को या इस लोहार को या सुनार को आपको देना पड़ेगा, ताकि ये सभी गाँव के लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में काम कर सके। तो शुरुआती समय में ऐसा ही होता था। महाराष्ट्र के अंदर ऐसी ज़मीन को जो आर्टिशंस को दी जाती थी उसे मिरास और वतन के नाम से पुकारा जाता था और ये किसानों के द्वारा या गांव के हेड के द्वारा इन आर्टिशंस पीपल को दिया जाता था ऐसा काम के रूप में। ठीक है, ये जानना जरूरी था आपको। और दूसरी बात, अगर ज़मींदार की बात करें बंगाल के अंदर, तो ज़मींदार ये लोग ऐसे ही बने, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि दे वर्क बाय पेइंग देम अ स्मॉल डेली अलाउंस एंड डाइट मनी, दिस लेटर कम टू नोन एज डिस्क्राइब जामजानी सिस्टम। ये जजमानी सिस्टम पेपर के अंदर बहुत आया है, बहुत बार आया है इसके ऊपर, इसलिए मैंने इसे रेड लाइन से कवर किया हुआ है। जजमानी सिस्टम क्या होता है दोस्तों,
जजमानी सिस्टम एक तरीके का वो सिस्टम है जिसमें पूरी तरीके से बताने की कोशिश करी गई है कि गांव का विलेज आर्टिसन अगर काम करता है तो उसको फसल के बदले में अब थोड़ा बहुत पैसा भी दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी दूसरी और चीज़ों को पूरा कर सके। तो इसको इन लोगों ने जजमानी सिस्टम के नाम से पुकारा है। अब बात करते हैं गांव के अंदर एक छोटा सा रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है? देखो, एक रिलेशन बिल्डअप होता है, जो आपको मैं यही थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे ऊपर अगर आप देखें, सबसे ऊपर तो यहाँ पे सबसे ऊपर तो राजा ही है जो टैक्स लेगा। उससे नीचे लेवल पे आपको ज़मींदार देखने को मिलेंगे, एंड देन उसके नीचे आपको किसान या रैयत या जो भी है ये देखने को मिलेगा। अब लिटिल रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि छोटे रूप में गणराज्य। ज़मींदार को पैसा उठा के अपने राजा को देना होता है और ज़मींदार ही किसानों से पैसा वसूल करता है एज अ टैक्स के रूप में। अब ऐसे में बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो टैक्स नहीं दे पाते। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए या क्या किया जाता है? तो ऐसी सिचुएशन में किसानों से अगर जब टैक्स वसूला जाता है तो बहुत सारे लठियार्स लोगों को, अब देख सकते हो पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, इन लोगों को हायर करा जाता है और इन लोगों को वो अथॉरिटी दी जाती है कि ऐसे लोगों से, किसानों से टैक्स वसूला जाए और फिर ज़मींदारों के पास वो पैसा आएगा और वो पैसा डायरेक्टली राजा यानी कि वहाँ के जो भी हेड होंगे मुगलों के टाइम पीरियड पे, ये उनको दे दिया जाएगा। तो इससे एक एग्जाम्पल ये समझ में आता है कि छोटे से गांव के अंदर एक जमींदार की अपनी खुद की वैल्यू जरूर होती थी और इसी तरीके से वो पूरे विलेज के ऊपर कंट्रोल किया करता था। अ ग्रुप ऑफ पावरफुल इंडिविजुअल डिसाइडेड द अफेयर ऑफ द विलेज। अब क्योंकि जमींदार किसानों से पैसा ले रहा है, जो पैसा नहीं दे सकता तो उसकी लाइफ में इंटरफेयर करेगा वो, और डिसीजन मेकिंग का पावर भी उसके पास हो सकता है। इसीलिए आप कह सकते हैं वो वीकर सेक्शन को एक्सप्लॉइटेड करता है और उनके हुए डिस्प्यूट को सॉल्व करने की, राजा तक तो बात पहुंचने नहीं देता, अपने तक ही सॉल्व करवा लेता है। क्योंकि भाई मैंने आपको अगेन कहा, जिसके पास पैसा होता है वो सेक्शन बहुत ज़्यादा अमीर माना जाता है। अब ऐसे में पूरे के पूरे समाज के अंदर एक नया सिस्टम चालू होता है, उसको बोलते हैं कैश का सिस्टम। मुगल एम्पायर के अंदर रेवेन्यू सिस्टम कलेक्शन के रूप में, कैश के रूप में होने लग गया था। और कैश के रूप में अगर आप देखो, आर्टिसंस प्रोड्यूसिंग फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट रिसीव देयर एडवांस और द वेजेस इन द कैश। अब कैश का सिस्टम कैसा होता था अगर आप देखो तो 17वीं सेंचुरी में फ्रांस का एक यात्री आया, जैसे पता नहीं इसका नाम ही अजीब सा, आप खुद पढ़ लीजिएगा। को यह बात उल्लेखने लगी कि भारत वह गांव है इसमें जो गांव बहुत ही छोटा कहा जाएगा, जिसमें एक मुद्रा की फेर बदल करने के लिए, जिसे साफा कहा जाता है, ना हो। एक बैंक की तरह साफा हवाला भुगतान करता है, अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ा देता है और कौड़ियों के मुकाबले पैसों की। अब दोस्तों ये एक सिस्टम है कि बैंकिंग सिस्टम मुगलों के टाइम पीरियड में कौड़ियों के रूप में होने लग गया। कौड़ी एक तरीके का जैसे आज की डेट में रुपया माना जाता है करेंसी के रूप में, तो उस समय पे कौड़ियाँ मानी जाती थी और कौड़ियाँ उस टाइम पे एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होता था मुगलों के टाइम पीरियड में। सो ये इस तरीके से वहाँ पे सिस्टम चला। अब हम आगे जो 5th पार्ट आएगा उसमें और डीपली जानेंगे। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।